नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं संविधान के क्रम में संविधान का भाग 1, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो संविधान के भाग 1 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और यह संविधान भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर, और इसके माध्यम से गवर्नमेंट हमारे संविधान को किस प्रकार लागू करती है भारत देश पर, आज वो सभी चीज़ें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, करें अगर भारत की, तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? जैसे कि हम संविधान में जानते हैं कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत भारत को भारत या इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं तो भारत को कई नामों से जाना गया है। यहाँ पर जो विदेशी आए उन्होंने इसे आर्यवर्त कहा और इन्होंने हिंदुस्तान कहा, और इसके बाद हमारा जम्बूरक, सिंड्रोम, मुजवंत, ये कई नामों से भारत को दर्शाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत कहाँ से आया। तो एक राजा थे, 10 राज युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया था, जिनका नाम था राजा भरत। उन्हें सुदास के नाम से भी जाना जाता था। तो ये परुष्णी नदी के किनारे इनका एक भीषण युद्ध हुआ था और इन्होंने अकेले 10 राजाओं को हराया था। तो वहाँ से जब इनकी विजय होती है तो उन्हीं के नाम पर अपने भारत देश का नाम भारत रखा जाता है। इस तरह ईरानियों द्वारा भी कई सारे नाम दिए गए। इंडस नदी के किनारे होने के कारण इसे इंडिया या हिंदुस्तान बोला गया। तो इस प्रकार भारत को नाम मिला। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत 1 में किस प्रकार की व्यवस्था है या संविधान में किस प्रकार की इसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 में भारत को यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में चर्चा की गई है। जैसे इसका नाम मतलब है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ है और इसमें जितने भी उसके राज्य होंगे, उसके केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उन सभी की चर्चा भाग 1 में की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया या भारत कहा गया है और इसे राज्यों का एक संघ बताया गया है। राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि भारत अमेरिका की तरह यहाँ पर संघीय व्यवस्था नहीं होगी, यह एक फेडरेशन की तरह नहीं है। फेडरेशन का अर्थ होता है जैसे अमेरिका में कई सारे राज्यों को मिलाकर वहाँ भी एक देश तैयार किया गया, लेकिन उन सभी राज्यों के पास उनकी खुद की शक्ति है और उनका अलग से झंडा है, उनका अलग से संविधान है और वे अपने निर्णय खुद लेते हैं। लेकिन भारत देश में ये राज्यों का एक समूह बनाया गया है और इन्हें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें सम्मिलित किया गया है और इन सभी का एकीकृत करके भारत देश का निर्माण होता है, जिसका कार्य सरदार पटेल द्वारा किया गया था एकीकरण का। तो इसमें कहने का अर्थ इनका यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है हमारा भारत राज्यों का एक संघ हो गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में या हमारा दक्षिण अफ्रीका में कई सारे राज्यों को मिलाकर भी एक संघ बनाया गया, तो वहाँ उनकी संवैधानिक व्यवस्था अलग है। लेकिन हमारे भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था अलग नहीं है। यहाँ सभी राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण होता है और उसकी पूरी शक्ति एक जगह निर्धारित होती है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जानी जाती है, जिसे संसद के द्वारा या जो राज्य की विधानसभाएँ हैं उनके द्वारा और राष्ट्रपति की अनुमति के आधार पर कई राज्यों में सीमा में परिवर्तन, उन सभी चीज़ों को बदला जाता है। तो आइए अब एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राज्यों की, तो राज्यों को हमारी पहली अनुसूची में दर्शाया गया है या निर्दिष्ट किया गया है। तो राज्य जो हमारे दिए गए हैं भारत देश में, उसमें तरह तरह के नाम परिवर्तन होते रहे। पहले राज्यों की जो संख्या थी वह 14 थी और आज वर्तमान में यहाँ पर हमारे 28 राज्य हो गए हैं। पहले ये राज्य 29 थे। तो इसी तरह राज्यों की संख्या, उनके नामों के संख्या या उनकी सीमा में परिवर्तन जो होता है वो संसद द्वारा विभिन्न संवैधानिक अनुच्छेदों के अंतर्गत किए जाते हैं उनमें परिवर्तन, और राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा उसे बदला जाता है। तो यहाँ पर उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राज्यों को जो भी जानकारी दी गई है वह पहली अनुसूची में दी गई है। 12 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं हमारे संविधान में। तो उनमें से जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत हमारे राज्यों की विवरण को दर्शाया गया है। अगर हम बात करें कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया, तो संविधान जो है हमारे 22 भागों में बांटा गया है। अर्थात जो हमारे अनुच्छेद थे, जिनको हम लोग 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जानते हैं, अगर हम न्यूमेरिक के तौर पे बात करें, नहीं तो का खा गा जोड़ कर तो हमारे लगभग अनुच्छेदों की जो संख्या वह लगभग 450 के आसपास हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो
मेन मुख्य अनुच्छेद हैं जिनको हम न्यूमेरिक तौर पर काउंट करते हैं तो वह 352 है और उन्हें लगभग 22 भागों में बांटा गया है, जो कि 22 चैप्टर की तरह अलग अलग भाग हैं और हर भाग में उसकी अलग अलग विशेषता दर्शाई गई है। तो यहाँ पर राज्यों के बारे में जो जानकारी दी गई है वह पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं कि भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या क्या दर्शाया गया है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में हमारा सबसे पहला होगा राज्य, जो कि भारत देश के एक अभिन्न अंग होगा और उसे संवैधानिक व्यवस्था द्वारा उसमें शामिल किया गया होगा। अगर वर्तमान में इनकी संख्या की बात करें तो इस समय वर्तमान में इनकी संख्या 28 है। अब आगे हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन रहता है, उनका वहाँ पर जो भी शासन व्यवस्था होगी या जो भी राजतंत्र चलाया जाएगा वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून चलाए जाएंगे और वहाँ पर केंद्र सरकार को प्रतिनिधि को बैठाला जाएगा और वही उसकी अध्यक्षता करेगा, जिसको हम राज्यपाल के अंतर्गत जानते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम संख्या की बात करें तो इस समय वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब इसके बाद तीसरा बिंदु है हमारा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे भाग 1 के अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं दी गई। सबसे पहला राज्य, दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश जिनको यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। जब भारत किसी विदेशी भाग या किसी भी सीमा के विस्तार को बढ़ाता है तो उसके अंतर्गत अगर वह किसी भी भूभाग पर कब्जा करता है या अधिकार करता है तो उसे भाग 1 के अंतर्गत भारत में मिला लिया जाएगा और यही अर्जित क्षेत्र भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में हमारे ये 3 व्यवस्थाएं शामिल हैं। तो इस प्रकार हमारे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत हमारा इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 में हमारा दिया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। दोस्तों अनुच्छेद 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नए राज्यों का गठन है या नए राज्यों का जो प्रवेश किया जाएगा उसकी व्यवस्था हमारे अनुच्छेद 2 में दी गई है और इसमें 2 प्रकार की शक्तियाँ बांटी गई हैं। पहली शक्ति वह उसके बारे में है कि जैसे हमारे भारत देश में जो पहले से राज्य हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है या उसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट किया जाता है तो उसकी जानकारी हमारे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत पहली शक्ति के अंतर्गत दी गई है। और दूसरी शक्ति के अंतर्गत जो हमारे राज्य अभी अस्तित्व में नहीं है या भविष्य में उनका गठन होना है या उनका प्रवेश किया जाना है तो उसकी व्यवस्था का बंटवारा भी अनुच्छेद 2 में दूसरी शक्ति के अंतर्गत किया गया है। और इसी के अंतर्गत सिक्किम को हमारे 36वें संशोधन के अंतर्गत 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो इस प्रकार अनुच्छेद 2 में नए राज्यों या इनके प्रवेश का गठन की बात की गई है। अब अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के नाम, उनकी सीमा या क्षेत्रफल में विस्तार या जो भी परिवर्तन होंगे वो सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जैसे कि अनुच्छेद 3 है वह अनुच्छेद 2 से संबंधित है, तो इसमें जो नए राज्यों के नाम होंगे उनका नाम किस प्रकार करना है, सीमा उनकी किस तरह निर्धारित करनी है या क्षेत्रफल में जो भी विस्तार होगा उसके बारे में जो भी जानकारी दी गई है वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दी गई है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद संसद किसी भी राज्य की सीमा, उसके नाम, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति किसी भी राज्य की विधानमंडल को वह एक अध्यादेश भेजेगा और उसके अंतर्गत उसे निश्चित समय पर राष्ट्रपति को सलाह देनी होगी या उसको मत देना होगा। लेकिन संसद में यह व्यवस्था है कि संसद या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह इसे स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों में नाम, उनके सीमा में परिवर्तन, उनके विस्तार में परिवर्तन, जो भी चीज़ें होंगी वह अनुच्छेद 3 से होंगी और अनुच्छेद 2 का पूरक है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसमें वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई है और अनुच्छेद 4 यह बताता है कि अनुच्छेद 2 में जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 3 उनकी सीमा, उनकी क्षेत्रफल और उनके नाम से संबंधित है। तो इसमें जो भी परिवर्तन होंगे वह 368 के तहत एक संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे एक साधारण विधायी प्रक्रिया या सामान्य प्रक्रिया के तहत इसे
अध्यादेश के द्वारा पास कराया हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 4 के अंतर्गत इसे आधे से अधिक राज्यों से 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा और संसद में इस अध्यादेश को पास करने के बाद इसे राष्ट्रपति की अनुमति जब मिल जाएगी तो वह अध्यादेश एक कानून का रूप ले लेगा और उसे सभी राज्यों पर लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दी गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी उन सभी के बारे में पढ़ा और हमारा संविधान 22 भागों में बांटा गया है। आगे हम लोग एक एक भाग के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर बनाएं और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। आप लोगों को निश्चित ही काफ़ी सहायता मिलेगी। तो देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।